डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का एक बार दोबारा स्वागत है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग लेसन 2 रासायनिक बंध देख रहे हैं और इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोगों ने देखा था। किन किन बातों को हमने देखा था एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं, तो हमने बोला कि रासायनिक बंध क्या है। तो रासायनिक बंध का मतलब है कि अगर एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है, ये दोनों परमाणु जो है एक दूसरे को जिस आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, और उसके नाते क्या होगा, इनके बीच एक तरह का बॉन्ड या बंध बन जाता है। इसे हम कहते हैं रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध बहुत सारी सिंपल सी बात है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि संयोजकता क्या कहलाती है, संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता का मतलब है कि एक परमाणु A है, एक परमाणु है, मैं लिख दे रहा हूं, एक परमाणु A है और एक दूसरा परमाणु B है, ये इस तरह। अब परमाणु A जो है इस परमाणु B के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऐसा। और वहीं पर अगर हम देखें एक परमाणु आपका X है, ऐसा, और ये क्या कर सकता है, ये दो Y परमाणु के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, ऐसा। तो किसी भी परमाणु, चाहे A की बात करें चाहे B की बात करें, किसी भी परमाणु की आपस में संयोग करने की क्षमता, कौन सी क्षमता कही जा रही है, संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की जो क्षमता होती है, संयोग करने की जो क्षमता होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, संयोजकता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें तो अगर एक परमाणु केवल एक परमाणु B के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पर A की जो संयोजकता है ये कितनी है, 1 है। और B जो है A के साथ कर रहा है और ये भी एक परमाणु के साथ कर सकता है, तो इसकी संयोजकता भी 1 मानी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम X और Y की बात करते हैं तो X देखें यहां पर ये 2 Y परमाणु के साथ बॉन्ड बना सकता है, संयोग कर सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि X की जो संयोजकता है वो कितनी है भाई, 2 है। अभी प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, अभी सिंपल हम देख रहे हैं संयोजकता के बारे में। वहीं पर अगर हम कहें Y की संयोजकता कितनी है, तो देखिए Y जो है ये एक X के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। देखिए Y एक X के साथ, एक Y एक X के साथ, तो Y की जो संयोजकता है वो कितनी कही जाएगी, वो 1 कहलाएगी। तो किसी भी परमाणु के संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम उसके संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो ये संयोजकता भी हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर हमने कहा था कि रासायनिक बंध के प्रकार हमने देख लिया था। रासायनिक बंध के प्रकार, और हमने कहा रासायनिक बंध 4 प्रकार के हैं। पहला जो रासायनिक बंध है उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, ऐसा। इसका जो दूसरा टाइप है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट। इसका हिंदी है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। तीसरा जो टाइप है इसे हम कहते हैं
उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध, या इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड भी लिखते हैं। और जो चौथा टाइप है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध ऐसा। और अगर इंग्लिश में देखें तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चार तरीके हम लोगों ने जानते हैं। इसमें से हम किसको पहले डिस्कस कर रहे थे? हम पहले डिस्कस करते हैं वैद्युत संयोजी बंध। और ये प्रकार जो है किस तरीके से एटम एक दूसरे से संयोग करते हैं उसके आधार पर है। एक दूसरे से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है उसके आधार पर ये रासायनिक बंध के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले वैद्युत संयोजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आयनिक बंध। अगर वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध की हम बात कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान सा है। इसका डेफिनेशन हम क्या जानते हैं? वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध के बारे में हम जाने तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो ये है, देखिए यहां पे इसका डेफिनेशन है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उससे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान सी है, डेफिनेशन के साथ पूछता है इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा। ये डेफिनेशन किसका है? तो ये डेफिनेशन है वैद्युत संयोजी या फिर आयनिक बंध का। तो आप ये डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, साथ में एग्जाम्पल भी कहता है। तो एग्जाम्पल कैसा आपको देखने को मिलेगा? तो इसका उदाहरण देखिए जैसा, इसका उदाहरण देखिए जैसा। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा दे सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। जब भी कभी भी हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो हम इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या करिए, कैल्शियम लिखिए और कैल्शियम का यहां पर क्या लिखिए, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका है 20। अब हर एक सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आपके पाए जा रहे हैं? तो 2882। यह हर एक सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है? 2n6। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जितने भी एटम आपस में संयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिससे इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस जैसा हो जाए। किसके जैसा हो जाए? अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस की तरह इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। ये प्रयास है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो जाएगा। जो किसके नजदीक है? जो देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और वहीं पर देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 28। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियॉन का। ऐसा तो हमेशा जब भी रिएक्शन आपस में करेंगे तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो होगा एक्सेप्ट करेगा। किसके द्वारा? कैल्शियम के द्वारा। तो कैसे इसको दिखाते हैं, क्या हमारे दिखाने का तरीका होता है, तो जरा वो देख लीजिए। हम यहां दिखाते हैं।
कि डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें इसे बनाना होता है तो हम डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। इसके 2 एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो जितने ज्यादा एग्जांपल आपके पास होंगे उतने अच्छे से आप इसको समझ सकेंगे और इसका अलग से डॉट स्ट्रक्चर बनाने को भी आता है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आपको यहाँ पे कराते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रही है तो हम कहेंगे भाई कैल्शियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैल्शियम के बाहरी कक्ष में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन के वाई कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, 2, 4 और 2, 6, ऐसा। अब अगर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए जा रहे हैं तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, वहीं पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा। कैसे माइनस प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो चार्ज होगा प्लस, जितनी मात्रा में दिया जाएगा उतने नंबर यहां लिखे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो 2 प्लस आएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, इसलिए यहां पर -2 चार्ज ऐसे लिखा जाएगा। तो अब इनके बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ऐसे वैद्युत संयोजी बंध कह सकते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। यानी इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, इस ऐसे एग्जांपल, ऐसा डेफिनेशन लिखे, फिर इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। ढेर सारे एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं, तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे दिया जा सकता है। अब देखने वाले हैं कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई, और भी बच्चों को आप बताएं, और आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से नोट्स भी देगा, नोट्स हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको देंगे, उसको लिंक बता दिया जाएगा। और यहां पर क्लासेस में कोई भी डाउट है तो आप उसे जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है कि वैद्युत संयोजी यौगिक के लक्षण। कैसे कहेंगे कि वैद्युत संयोजी यौगिक है, उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो वो लक्षण हम देखने वाले। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसकी क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, क्या क्या उसमें विशेषताएं होंगी उस यौगिक में, उन सभी बातों को हम पॉइंट वाइज करके देखने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे अच्छा पॉइंट इसका है, वो क्या है कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा। अब देखिए, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस नाते हमेशा क्या होगा, मान लीजिए एक्स और वाई, इसके बीच प्रबल आकर्षण बल है, तो अब आप मान लीजिए इसको मेल्ट करना है, मतलब इसको क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलना है, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस नाते इनका जब भी गलनांक है या क्वथनांक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमेशा अधिक होगा। ओके, किसकी अपेक्षा, चाहे वो आपका उपसहसंयोजी बंध होगा या उपसहसंयोजी यौगिक होगा या आपका सहसंयोजी यौगिक होगा।
उससे हमेशा ज्यादा होगा। तो वैद्युत संयोजी यौगिक प्रबल आकर्षक बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस कारण इनका गलनांक जो नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं यहां पे, जिस कारण इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तथा जिस कारण इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होगा तथा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत मतलब और भी जो कंपाउंड्स हैं अपेक्षाकृत अधिक होता है, उनकी अपेक्षा अधिक होगा। उनके अपेक्षा मतलब जो सहसंयोजी यौगिक होंगे या उपसहसंयोजी यौगिक होंगे, क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हमेशा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल पाया जा रहा है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, और जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है। दूसरी खास बात इसमें क्या देखने को मिलेगी, दूसरी खास बात क्या देखने को मिलेगी कि अब मान लीजिए कि आपने कैल्शियम सोडियम NaCl लेते हैं, NaCl भी एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, NaCl है। अब आप क्या कर रहे हैं, NaCl को आप क्या कर रहे हैं भाई, इसको कर दे रहे हैं क्या चीज, इसे मेल्ट कर दे रहे हैं। मेल्ट का मतलब इसे गला दे रहे हैं। तो ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा सोडियम आयन में और Cl आयन में, ऐसा। यानी जब भी इसका सॉल्यूशन बनेगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको आयन मिलेंगे। आयन मिलेंगे ना भाई। इन आयनों के प्रेजेंस के कारण इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी जो गलित अवस्था में ये होगा वो हमेशा क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। तो अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि गलित अवस्था में अगर आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है तो वो क्या होगा, वो हमेशा विद्युत का सुचालक होगा। क्यों, क्योंकि जब भी गलित अवस्था होगा तो उसमें ये आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा। आयंस के फॉर्म में पाया जाने का मतलब है कि ये क्या कर सकता है, इजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। तो अगला पॉइंट हम यहां लिखने जा रहे हैं, आपको समझा दिया है। क्या लिखना है, क्या लिख सकते हैं यहां पे है, लिख सकते हैं कि गलित अवस्था में वैद्युत संयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ऐसा। तो ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को भी हम देख सकते हैं कि आयंस के फॉर्म में चूंकि हैं, इस नाते कहेंगे भाई विद्युत के भी सुचालक हैं। अगला पॉइंट आप देखते हैं, इधर देखें। अगला पॉइंट ये है कि जब भी ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, देखिए यहां पे जब भी ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, सपोज करिए आपने बनाया NaCl ऐसे, तो NaCl में क्या होगा भाई, इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स आप दिखा सकते हैं या आकर्षण बल दिखा सकते हैं, या Cl को इधर कर दें, Na को इधर कर दीजिए, तब पर भी आकर्षण बल दिखा सकते हैं आप ऐसे, या सोडियम ऊपर कर दीजिए, Cl नीचे कर दीजिए, तब पर भी आकर्षण बल आप दिखा सकते हैं। यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे चार्ज है ऐसे, ये चार्ज लगा दीजिए ऐसे। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा जो वैद्युत संयोजी बंध बनता है उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, यानी क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, अदिशात्मक, कोई दिशा फिक्स नहीं है इसकी। अब जब दिशा फिक्स नहीं है, इसके नाते इनका कोई आकार भी निश्चित नहीं है, यानी जितने भी वैद्युत संयोजी यौगिक हैं उनका कोई निश्चित आकार या निश्चित ज्योमेट्री नहीं पाई जा रही है। क्यों नहीं ज्योमेट्री पाई जा रही है, क्योंकि बॉन्ड फिक्स नहीं है।
अब बॉन्ड चूंकि फिक्स नहीं है इसलिए ज्योमेट्री भी इनकी नहीं पाई जा रही है। तो हम कहेंगे अगला क्या कहेंगे, अगला जो पॉइंट लिखेंगे यहां पे देखिए, अगला पॉइंट हम कहेंगे कि ये जो होते हैं वैद्युत संयोजी बंध जो है ये कैसा है, हम कहेंगे ये अदिशात्मक है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल अगर है इसके नाते क्या होगा, इसके कारण इन यौगिकों का, इसके कारण इन यौगिकों का कोई निश्चित क्या नहीं होगा, ज्यामिति नहीं होती है, नहीं होती है। ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप नहीं पाया जाएगा। तो ये बात भी यहां पे दे सकते हैं कि इनका ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं पाया जाएगा। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी यौगिक हैं, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बिल्कुल शार्प है। शार्प का मतलब है, जब देखिए इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि अगला जो पॉइंट है कि इनके चाहे आप गलनांक कहें, गलनांक की बात करें अगर आप, या आप बात किसकी करें, क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक का मतलब इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल शार्प है, ऐसा। शार्प कहने का सेंस क्या है, जैसे सपोज करिए कि भाई NaCl है ऐसा, तो NaCl का मान लीजिए कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है जो है वो मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए इसका है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, माना है, निश्चित नहीं मैं बता रहा, 120 है। तो होगा क्या कि जब भी आप इसे मेल्ट करेंगे तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्ट करना शुरू करे और 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पूरा मेल्ट हो, ऐसा नहीं है। होगा क्या, जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, ये भी जो प्रॉपर्टी है वो वैद्युत संयोजी यौगिक की है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक के 7 मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या 7 जो है बॉइलिंग पॉइंट्स देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है, एक और अगला पॉइंट देख लेते हैं, 5वां पॉइंट होगा वो, और वो 5वां पॉइंट क्या है कि ये जितने भी आप वैद्युत संयोजी यौगिक देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं जल में, ये सारे के सारे जल में विलेय हैं। विलेय का मतलब घुलनशील, जल में विलेय है। कैसा जल जो है वो कैसा है, ये आपका जल हम कहते हैं कैसा है, कहते हैं ये ध्रुवीय विलायक है, ऐसा। ये कैसा है भाई, ध्रुवीय विलायक है। तो जितने भी आपके वैद्युत संयोजी यौगिक हैं वो सब के सब जल में विलेय हैं। लेकिन वहीं पर अगर जल की जगह हम क्या रखें, कोई कार्बनिक विलायक रखें, कोई कार्बनिक विलायक रखें, तो उसमें अघुलनशील होगा। कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होगा, मतलब उसमें नहीं घुलेगा, अघुलनशील होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब के सब जल में तो विलेय हैं लेकिन कार्बनिक विलायक में अघुलनशील हैं। कहने का क्या सेंस है, कैसे हम कह रहे हैं बात को, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं आपसे हैं, हम कह रहे हैं देखिए वाटर है, देखिए वाटर है, और वाटर को अगर हमें दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे वाटर को, तो देखिए वाटर जब भी हम दिखाएंगे तो देखिए ऐसे दिखाते हैं ये। अब इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है आंशिक रूप से, और इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा। और देखिए मान लीजिए NaCl आपने लिया, तो मान लीजिए अगर आपने NaCl लिया, देखिए Na ये है और Cl ये है, और इसके बीच देखिए ऐसे ऐसे इसका आकर्षण बल है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, ऐसा। तो देखिए होता क्या है कि ये उसी में घुलनशील रहेगा जो इस बॉन्ड को तोड़ सकेगा। और अब देखिए क्या है, यहां पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है,
और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक अट्रैक्शन फोर्स यहां भी काम करने लगता है और एक अट्रैक्शन फोर्स यहां भी काम करने लगता है। अब इस अट्रैक्शन फोर्स के ज्यादा होने पर यह बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके वैद्युत संयोजी यौगिक हैं ये सब के सब जल में विलय हैं। जल में विलयता इसी बात पर निर्भर कर रही है कि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल्स हैं और नेगेटिव पोल्स हैं। इन पोल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, ध्रुव। ऐसे इन पोल्स के नाते ही हम कहते हैं ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि यहां पोल्स पाए जाते हैं। पोल्स एक पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल्स, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल्स, जिसके नाते अट्रैक्शन फोर्स होता है और जो आसानी से इस अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन है, इसलिए जल में घुलनशील है। कार्बनिक विलायकों में ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। अब चूंकि ये टेंडेंसी, जैसे बेंजीन ले लीजिए भाई, लेकिन बेंजीन में कहां कुछ ये है, कहां कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। बेंजीन आप कैसे बनाते, देखिए ऐसे। अब बेंजीन में अगर आप NaCl घोलेंगे, नहीं घोलेगा, बिल्कुल नहीं घोलेगा। क्यों नहीं घोलेगा, क्योंकि इसके अट्रैक्शन फोर्स को कम ही नहीं कर सकता है, और अट्रैक्शन फोर्स अगर ये कम नहीं होगा तो घुलनशील नहीं होगा। तो यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये ऐसी ही चीजों में घुलेगा, वैद्युत संयोजी यौगिक जो है ऐसे विलायक में घुलेगा जो कैसा नेचर के होंगे, जो पोलर नेचर के होंगे, पोलर नेचर के होने चाहिए। ये ऐसा, तो इतनी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक को लेकर के। अगला जो इसमें दूसरा टाइप है, जो दूसरा इसमें हम देख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है जो दूसरा इसमें है सेकंड नंबर पे, सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड। अगर बंध की बात करेंगे तो हम कहेंगे सहसंयोजी बंध। देखिए जो सेकंड नंबर पर है इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी और कोवैलेंट। इससे पहले जो हमने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंट में, उसमें क्या था कि X है और Y है। X ने इलेक्ट्रॉन Y को दिया और Y ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ये देख रहे थे वैद्युत संयोजी में। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। यहां पर क्या होने वाला है, पहली पॉइंट जो याद रखने वाला है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है भाई, साझा होने वाला है। साझा का मतलब शेयरिंग होने वाली है, ऐसा। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में कहेंगे तो याद करने के लिए था कि भाई इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सहसंयोजी बंध का निर्माण तब होगा जब या ऐसे कर रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, लिखे यह बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है, साझेदारी से बनता है। ये खास बात है इसमें कि अगर हम बात करें सहसंयोजी बंध का, तो हमेशा ये बंध जब बनेगा तो दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए। तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। कैसे बताइए, तो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत ही आसान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन अणु का बनना, तो सबसे आसान सा एग्जांपल है। तो देखिए कैसे, तो ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा।
तो हाइड्रोजन हमने लिया, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया इसका, दूसरा हाइड्रोजन में तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं जाएगा, इस बार क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो कहेंगे भाई देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लो। साझेदारी का मतलब है जब आवश्यकता तुमको रहे तो ये दो हाइड्रोजन तुम काउंट करना, तुम्हारे काउंट होगा, और जब आवश्यकता हमें होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं मेरे में काउंट होंगे। क्या कह रहा है कि अगर इस हाइड्रोजन को आवश्यकता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए जोड़े जाएंगे, अगर इस हाइड्रोजन को आवश्यकता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए जोड़े जाएंगे। तो ये बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। जितनी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतना हम क्या करते हैं, उतने बॉन्ड को दिखाते हैं। देखिए ऐसे, इसका मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। ये क्या भाई, एक सिंगल बॉन्ड है, या किसी कहेंगे हिंदी में क्या भाई, एक एकल बंध है। इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ये इसका एक सिंगल बॉन्ड है। ये तो क्या और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है। एक और एग्जांपल हो सकता है, हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कहें भाई ऑक्सीजन का बनना, ऐसे ऑक्सीजन अणु का बनना, इसको भी देख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अणु को भी देखेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, ऑक्सीजन अणु की भी बात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किए जाएंगे। कैसे शेयर किए जा रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे किस तरीके से शेयर किए जाएंगे, देखिए यहां पे देखिए, अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ही काम किया करें कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाया करें तो जिस किसी भी परमाणु को लेना है उसका पहले ब्रैकेट में क्या लिखा करें, ब्रैकेट में लिखिए उसका परमाणु क्रमांक और फिर उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो जो पहला के सेल है 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद का आपका जो एल सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन है, दोनों में ऐसा ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को बना लीजिए, एक ऑक्सीजन ये है, इसके इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए बना दिया हमने ऐसे, इस तरीके से हो गए ना, एक काम कर दिया ऐसे, देखिए ऐसे 6 हो गया। दूसरा ऑक्सीजन भी, दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसा, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाइए, देखिए ऐसे हो गया। अब देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की बस आवश्यकता है, यानी दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई ऐसा है 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो अब हो क्या रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 2 और मिल जा रहा है, 8 हो गया, उसको 8 चाहिए भी। ऐसे ही इसके लिए 6 पहले से है, 2 और मिल गया, 8 हो गया। यानी दोनों में क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, सबसे बाहरी जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। दिखाएंगे कैसे, तो देखिए भाई जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा उतना आपको बंध बनाना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो 2 बंध बनेगा। तो वो एकल बंध था, सिंगल बॉन्ड था, और इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डबल बंध या द्विबंध कहेंगे। इसे हिंदी में आप लिख रहे हैं तो हम कहेंगे द्विबंध ऐसे, या इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड। वहां पर आपका एकल बंध कहलाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड कहलाएगा। फिर क्वेश्चन है क्या ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बनता है। कहां पे देख सकते हैं आप हैं, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हमें देखना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हमें देखना है तो हम किसको लेने जा रहे हैं भाई, नाइट्रोजन को लेने जा रहे हैं। नाइट्रोजन का बनना कि नाइट्रोजन अब कैसे बनेगा, यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, या नाइट्रोजन को देखिए परमाणु क्रमांक 7 है और देखिए 2 और 5, ये इसका विन्यास है सेल में, कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए देख के समझ में आ रहा है इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी दोनों नाइट्रोजन को 3-3 चाहिए, तो उसी 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, साझा किया जाएगा। कैसे दिखा सकते हैं, तो भाई देखिए नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन का हो गया, दूसरा नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। अब बराबर इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, साझेदारी कर दीजिए ऐसे। तो अब देखिए 5 पहले से था, 3 मिल गया, 8 हो गया, 5 पहले से था, 3 मिल गया, 8 हो गया। तो अब दोनों में क्या हो गए हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं।
जो साझा वाला इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के लिए जोड़ा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ देखिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 एग्जांपल यहां पर देखे हैं। लेकिन फिर दिमाग में क्वेश्चन मेरे आ रहा है, ये दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि देखिए मैंने आपको एग्जांपल क्या क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया हाइड्रोजन का बनना, फिर मैंने आपको एग्जांपल बनाया ऑक्सीजन का बनना, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया नाइट्रोजन का बनना। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमेशा आपको क्या दिखाई देगा कि जो परमाणु हैं, ये देखिए ये जो परमाणु हैं ये सब सभी में एक जैसे हैं। मतलब ऑक्सीजन में देखिए दोनों ऑक्सीजन एक जैसा है, हाइड्रोजन में दोनों परमाणु एक जैसे हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो दोनों परमाणु एक जैसे हैं। यानी ये जितने भी अणु थे उसके परमाणु जो है सेम है। जैसे देखिए हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे दोनों परमाणु हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की बात करेंगे दोनों परमाणु ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की बात करेंगे दोनों परमाणु नाइट्रोजन है। तो क्या हमेशा जब कभी भी सहसंयोजी बंध बनता है तो क्या हमेशा एक ही जैसे परमाणुओं के बीच बनता है क्या? दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना भाई, क्योंकि अभी एग्जाम्पल देखा ही नहीं गया। तो आंसर क्या है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। आंसर क्या है, अलग अलग परमाणुओं के बीच भी बन सकता है। कैसे मानिए भाई, एग्जाम्पल बताया गया तो एग्जाम्पल देखा जाएगा इसका। तो अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास देखिए HCl है। देखिए अगर HCl मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन एक परमाणु है और Cl आपका एक परमाणु है। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन के लिए फिर से लिखिए 1 ऐसा, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और Cl का है 17, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी जाए तो 287 ऐसा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हीलियम के बराबर हो जाएगा ऐसा। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका जो विन्यास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्गन के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो साझेदारी भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जाएगी। तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, और Cl के पास भी भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 2 2 4 2 6 और देखिए एक साथ। अब क्या करिए, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करिए। तो अब हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पर Cl के लिए 8 हो गए। तो यानी क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या चीज कि भाई HCl में भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि जो अलग अलग भिन्न भिन्न परमाणु हैं इनमें भी क्या पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के ढेर सारे एग्जांपल्स देखे हैं। एक तरह के परमाणु का एग्जांपल देखा है, अलग अलग तरह के परमाणु का एग्जांपल देखा है। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं यहाँ पे हैं, जिसके बाद फिर अगली क्लास में हम और देखेंगे चीजों को। एक छोटी सी बात क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर एक ही तरह के परमाणु हैं तो जो यहाँ पे साझी का इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल सेंटर में रहता है ऐसा, क्योंकि भाई दोनों एक जैसे हैं। इसके नाते किसी भी परमाणु पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रहता है। लेकिन अगर दो अलग अलग तरह के परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो क्या होगा, जो सेंटर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में नहीं होगा, वो हमेशा उसके साइड में होगा जिसकी वैद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा होगी, उसी तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। जैसे हाइड्रोजन Cl की बात करेंगे तो Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो हमेशा जो साझी का इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में नहीं रहेगा, वो किधर रहेगा, Cl की तरफ रहेगा। इसके नाते क्या होगा, इसके ऊपर हमेशा एक चार्ज होगा आंशिक रूप से, जिसे हम कहते हैं पार्शियल निगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा। तो जब कभी भी दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य जिनका वैद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिनकी अलग अलग है,
अगर इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, इस तरीके का जो यौगिक होगा वो क्या होगा भाई, वो यौगिक हमेशा किस तरह के होंगे, वो होंगे हमेशा पोलर टाइप के, हमेशा उसमें पोल्स होंगे या ध्रुव होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं पर अगर सेम टाइप के एटम्स होंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्स या ध्रुव नहीं बनेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये इससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आ रही हुई बातें। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है सब कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।